आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम, पीएम मोदी रेडियो पर करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के 115वें एपिसोड का होगा प्रसारण। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सहमत, शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा प्रस्ताव। लद्दाख बना रहेगा केंद्र शासित प्रदेश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 16 नाम, दूसरी लिस्ट में 23 नामों की घोषणा। अब तक 88 उम्मीदवारों के ऐलान हो चुके हैं। शिवसेना उद्धव गुट की तीसरी लिस्ट में 5 नाम, अब तक 85 उम्मीदवारों की घोषणा। संजय राउत ने कहा था 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान को आरएसएस का समर्थन। यहां पर कहा गया कि अगाड़ा और पिछाड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे। वहीं फ्लाइट्स में बम की धमकी पर केंद्रीय की एडवाइजरी, कहा झूठी जानकारी रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है। उत्तरकाशी हिंसा में 8 लोग नामजद, 200 अज्ञात पर एफआईआर। 3 दिन पहले मस्जिद को लेकर प्रदर्शन में हुआ था पथराव। वहीं मणिपुर में पिछले 1 साल में 1480 हथियार बरामद। अस्सर राइफल्स ने बताया 226 इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में करीब 130 बंकर तबाह किए गए। ज्ञानवापी केस पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य, हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। भारत और चीन के बीच में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत चीन सीमा पर 2 वजहों से समझौता, पहला हम अड़े रहे, सेना डटी रही, कूटनीति काम आई, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपको पूरे दिन की जो मेन हेडलाइंस है उस पर नजर डालेंगे। देश और विदेश की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय राजनीति जो है वो गरमाई हुई है और खास तौर पर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लगातार मांग उठती नजर आ रही थी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का रास्ता साफ हो चुका है और अब इस पर केंद्र भी सहमत हो चुका है। बता दें कि संसद के विंटर सेशन में ये प्रस्ताव लाया जाएगा और अभी लद्दाख की बात की जाए तो वो केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर, एलजी ने मंजूरी के बाद गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद की तमाम चीजें साफ हो चुकी हैं। केंद्र भी अब सहमत हो चुका है और आपको बता दें कि केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल यहां पर करने पर सहमति बन चुकी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा, लेकिन नवंबर की बात की जाए तो आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। और राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे केंद्र सरकार की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सहमति जताई है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट में कहा गया था कि 370 की बात करें तो 370 पास्ट है, इतिहास है, जो कि कभी भी वापस नहीं आएगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर से लोकसभा में ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेटहुड मिलेगा, यानी स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया गया। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की कानूनी प्रक्रिया किस तरीके की है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया था। आपको बता दें कि 2019 में बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, जहां पर पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए संसद में एक कानून पारित कर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव करना होगा। ये तमाम बड़ी चीजें जहां पर ये बदलाव संविधान की धारा 3 और 4 के तहत होंगे। ये बड़े जो अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, ये जो संशोधन होंगे, यहाँ पर 3 और 4 धाराओं के तहत किए जाएंगे।
राज्य का दर्जा देने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में नए कानूनी बदलावों का अनुमोदन देखने को मिलेगा, यानी संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना काफी अहम है, जिसके बाद कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ये तमाम वो स्टेप्स हैं, वो प्रोसीजर है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद जिस दिन राष्ट्रपति इस कानूनी बदलाव की अधिसूचना जारी करेंगे, यानी कि लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में, और उसी तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद, उनकी मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर से राज्य बन जाएगा। पुलिस और कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास आ जाएगी। यानी अभी की बात की जाए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन सरकार का पुलिस पर सीधा नियंत्रण हो जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाता है तो सरकार यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस की भूमिका पर अपनी नजर रख पाएगी। भूमि, राजस्व और पुलिस से जुड़े तमाम जो मामले हैं और सरकार चलाने में तब राज्यपाल का दखल नहीं होगा। बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स थोड़ी सी कम हो पाएंगी। वित्तीय मदद के लिए केंद्र पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, यानी कि जो भी फाइनेंसेस हैं वो जम्मू कश्मीर यहाँ पर आत्मनिर्भर बनता नजर आएगा। वहीं पर वित्त आयोग से वित्तीय सहायता भी मिलेगी। बता दें कि राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था और सीमावर्ती सूची के मामलों में कानून बनाने के अधिकार भी जम्मू कश्मीर की सरकार को मिल जाएंगे। सरकार कोई वित्तीय बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे राज्यपाल की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी लेने के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं होगा, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर हो जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। यानी कि जो सरकार है, राज्य सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का कहीं ना कहीं होल्ड पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ जाएगा। यानी राज्य के अधिकारों के ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होंगे। इस तरीके से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की पावर्स को बढ़ाया गया है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर वापस से स्टेट बन जाती है तो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल की जो यहाँ पर पावर्स हैं वो थोड़ी सी डाइल्यूट होती नजर आएंगी। उस पर उपराज्यपाल का नियंत्रण थोड़ा सा कम होगा। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 286, 287, 288 और 304 में, यहाँ पर बदलाव से व्यापार, टैक्स और कई अन्य मामलों में राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। पूर्ण राज्य के दर्जे के बाद जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव होंगे। बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की संख्या के 10% जो मंत्री हैं वो बनाए जा सकते हैं। यानी ये बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। राज्य का दर्जा बहाल होने से मंत्रियों की संख्या का ये बंधन भी खत्म हो जाएगा। ये जो अभी 5 मंत्रिमंडल है, कैबिनेट में सिर्फ 5 मंत्री हैं, ये भी बढ़ सकता है। बता दें कि विधायकों की संख्या के 15% तक विधायक मंत्री बने जा पाएंगे। यानी 51 यहाँ पर जो ओथ है उनके द्वारा यहाँ पर ली गई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 5 ही कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई और तमाम जो बड़े फैसले होंगे वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के हाथ में होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने वाली योजना को पूरा करने में राज्य सरकार को केंद्र से ज्यादा अधिकार हासिल होंगे। यानी कि हमने जिस तरीके से देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में सबसे अहम कहीं ना कहीं ये चीज रही थी कि 370 वापस लाया जाएगा, स्टेटहुड वापस लाया जाएगा, लेकिन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में वापस आ चुका है। ये तमाम वो चीजें थी जो कि जम्मू कश्मीर में चेंज होती नजर आएंगी। राज्य सरकार के जो पावर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ती नजर आएंगे और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा की जो पावर्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगी। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। रंजीव, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है उन्होंने सबसे पहले ये वादा किया था कि उनके मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया गया था कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस दिलाया जाएगा। अब इस और एक और कदम आगे बढ़ चुका है, केंद्र सरकार ने भी इस पर सहमति जताई है। देखिए शिपन, चुनावों से, विधानसभा चुनावों से पहले ही ये वादे तमाम पार्टियों ने, भाजपा को छोड़कर तमाम पार्टियों ने, भाजपा ने भी कहा था कि जब उपयुक्त समय आएगा तो
राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के साथ प्रदेश को, क्योंकि 2019 को जो जम्मू कश्मीर अधिनियम जो हुआ पास हुआ था केंद्रीय संसद में, उस दौरान भी कहा था कि जब हालात साजगार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस पूर्ण राज्य दर्जा की लेकर जैसे ही नई सरकार का यहाँ पे गठन हुआ, पहले ही कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित करके एलजी के पास भेजा और एलजी ने भी बिना देरी किए उसको मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेज दिया। तो लगता है कि ये सारा उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दिल्ली का दौरा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य जो मंत्री हैं, जहाँ वित्त मंत्री से सभी से उनकी मुलाकात जो थी इसी मुद्दे को लेकर थी, क्योंकि पहली उनकी यात्रा थी और पहली बार वो मुख्यमंत्री बनने के बाद मिल रहे थे, तो उन्होंने पहला काम जो था वो जम्मू कश्मीर में को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। इससे अगर जो जिस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं कि नवंबर के आखिरी जो शीतकालीन सत्र है उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा और जो जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल है उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की जाएगी और उसमें ये नया कानून जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद ही पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो बहाल हो जाएगा। छिपन यहाँ पर ये बताऊं कि इस पूर्ण राज्य बनने से जो जहाँ की सरकार होगी उसकी केंद्र पर निर्भरता जो है वो शून्य के बराबर ही हो जाएगी। बहुत कम मामलों में वो केंद्र पर निर्भर रहेगा। ज्यादातर जितनी भी अभी जो यहाँ पर केंद्र सरकार जो जहाँ की पुलिस है जम्मू कश्मीर की, जो सीधे तौर पर होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, सीधे उनके अंडर से काम करिए, उनके रंजीव, अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिल जाता है तो जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एलजी की पावर्स को एनहांस किया था, बढ़ाई गई थी पावर्स, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएंगी और राज्य सरकार की बात की जाए तो उनके हाथ में ज्यादा पावर्स होंगी, मुख्यमंत्री के हाथ में ज्यादा पावर्स नजर आएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो चुनी हुई सरकार है उसके हाथ में पावर्स आ जाएंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 2000 के अधिनियम के बाद ही यहाँ पर लोगों की, खासकर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमसे छूट रहा है वो है लोगों की जो जमीनें थी जिन पर लोग काफी सालों से, पिछले 75 ईयर्स से भी अधिक से जो सरकार की जमीनें जो बॉर्डर के इलाके में ज्यादातर किसान, छोटे छोटे किसान, उनको बुआई करते थे, उनकी बराबरी जो है उनके म्यूटेशन में, उनका रिकॉर्ड में नाम जो काटा गया था इस अधिनियम के बाद, उसकी बहाली के लिए भी रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। लोगों का कहीं ना कहीं पूर्ण राज्य को लेकर काफी समर्थन रहा है, इस बार के चुनावों में भी हमने देखा और उसके बाद भी लोगों ने बात की, तभी केंद्र सरकार को भी लगा है और आने वाले शीतकालीन सत्र में इसको पास करके और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के जहाँ पर पूर्ण राज्य इस साल के आखिर में जम्मू कश्मीर के लोगों को एक दोबारा मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी रंजीव, जल्दी से जवाब दीजिएगा एक प्रश्न का, जहां पर अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपनी सभी बातों पर वो खरा उतरी हो, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में चीजें मेंशन की गई थी उन पर काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भरोसा जम्मू कश्मीर की जनता को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर अब हो रहा है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए जिस तरह से मैंडेट उनको मिला इन चुनावों में, तो लगता है कि उनके अंदर भी काफी आत्मविश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता को के काम करने को लेकर। तो उसी से लगता है कि अपने जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, जो सकारात्मक वादे थे वही पूरे करेंगे, लेकिन कुछ वायदे जो उनके कश्मीर की सेंट्रल कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर जो वायदे किए हैं उसको लेकर केंद्र में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जरूर विरोधाभास है, उसको पूरा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर अपडेट करे थे तमाम चीजों को लेकर। जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से अब राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा और केंद्र सरकार की बात की जाए वो अब सहमत हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही जल्द एक बार फिर से जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट के रूप में सामने आएगी। लेकिन वहीं पर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख जो है वो अभी यूनियन टेरिटरी ही रहेगी। अब बात होगी महाराष्ट्र के हवाले से, जहां पर कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तैयारियां और तेज हो चुकी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव वहां होने हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। बात की जाए तो चुनाव को लेकर सभी दल अपनी सूची जारी कर रहे हैं, जो लिस्टें यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम है वो सामने रख रहे हैं।
कांग्रेस ने कैंडिडेट्स की तीसरी सूची जारी कर दी है। लगातार कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो है वो काम करती नजर आ रही है और 16 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान यहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। अंधेरी पश्चिम से सचिन का नाम सामने आया है, वांद्रे पश्चिम से आसिफ जकारिया का नाम सामने आया है, उनको उम्मीदवार यहां पर घोषित किया गया है। कांग्रेस की इस तीसरी सूची में 16 प्रत्याशियों के नाम है। तीसरी सूची में 16 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। अगर बात की जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, यानी एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही काम करते नजर आ रहे हैं। वांद्रे पश्चिम से आसिफ का नाम सामने आया है, जहां पर ये सूची आपके सामने है। अगर हम प्रत्याशियों के नाम आपको बता दें तो हेमंत नंदा है, मनोहर तुलसीराम है, मणि कराट है, मोहन राव है, उसी के साथ साथ यहाँ पर एजाज हैं, दयानंद है, सचिन सावंत है, कुलदीप धीरज है, राजेश भारत है, पृथ्वीराज है। तो ये तमाम वो नाम है जिनका कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर लिस्ट में नाम रखा है। मेलघाट से डॉक्टर हेमंत नंदा का नाम है, जहां पर खामगांव से डॉक्टर हेमंत नंदा चिमोटे का नाम सामने आया है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 16 नाम सामने आ चुके हैं। एक एक कर नामों पर रोशनी डालेंगे। जहां पर गढ़चिरौली की बात की जाए तो यहाँ पर मनोहर तुलसीराम पुरेटी का नाम सामने आया है। 16 नामों की घोषणा कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा चुकी है। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरों पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। बता दें कि माणिकराव ठाकरे का नाम भी यहाँ पर एक सीट से निकलकर सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि ये पुराने चेहरे हैं। नांदेड़ दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ पर मोहन राव का नाम सामने आया है। इनको यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा गया है। एक बार फिर से इन पे भरोसा जताया गया है। पुराने चेहरे और कुछ युवा चेहरे भी यहाँ पर सामने आए हैं। देगलूर की बात की जाए तो यहाँ पर कोडिम्बा कांबले का नाम सामने आया है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से इन पे भरोसा जताया गया है। पुराना चेहरा है, लोगों के लिए काम कर चुके हैं। सांगली से पृथ्वीराज गुलाब राव को मैदान में उतारा गया है। काफी लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रियता के साथ इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ इरशाद अहमद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, आप बताइएगा किस तरीके से सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। एक के बाद एक सूची जारी की जा रही है, जहां पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दोनों द्वारा कमर कस ली गई है, काम किया जा रहा है। हाँ देखिए शिपन, खासतौर से चुनाव जो है विधानसभा के बहुत ही ज्यादा रोचक बनते जा रहे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की जो है सूची जारी कर रही है। और कल कांग्रेस ने 16 मेंबरों की जो है उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें पहली जो यादी थी, जो सूची थी 48 लोगों की थी, दूसरी 23 की थी और अब 16 की जारी हुई है। ऐसे 87 नाम सामने आ चुके हैं। और जो महागठबंधन विकास आघाड़ी है, जो महाविकास आघाड़ी, इनके और सबको तीन पार्टी हैं उसमें 88 नामों के सहमति जताई गई थी, जिसमें से 87 कांग्रेस ने जारी कर चुकी है। और हम देख रहे हैं खासतौर से पुराने और नए चेहरे इसमें उतारे गए हैं। और फिलहाल अभी जो है कांग्रेस 87 नाम लेकर जो उम्मीदवार है उनकी सूची जारी हो चुकी है। और वही समाजवादी पार्टी जो है वो अपने 5 उम्मीदवार मांग रही है। अगर उन्हें 5 उम्मीदवार नहीं देते हैं तो वो 25 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारेंगे। ठीक है इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इरशाद अहमद यहाँ पर महाराष्ट्र से अपडेट कर रहे थे, जहां पर महाराष्ट्र में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब बात झारखंड की भी होगी, जहां पर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। राजद यानी कि आरजेडी ने यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। छतरपुर विधानसभा सीट से राजद ने दूसरी लिस्ट में अपना प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस के राधाकृष्ण किशोर के सामने राजद ने विजय कुमार राम को टिकट दिया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बार फिर से सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सब ठीक है या फिर नहीं, ये सवाल अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है। बता दें कि सीपीआई की बात हो, जेएमएम की बात हो, यह तमाम चीजों को लेकर अगर बात की जाए, जहां पर अगर हम नेताओं की बात करें तो नेता साफ तौर से यही कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर संशय बना हुआ है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज सिचुएशन पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने
साफ तौर से कहा कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं वीक है, लेकिन इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उधर एनडीए गठबंधनों में बीजेपी में बागियों से मिलने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंच रहे हैं, यानी कि सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो नेता हैं उनको वापस से उनके खेमे में एक बार फिर से जो है वो ज्वाइन करवाया जाए। तो हमारे साथ मनीष झा ज्वाइन कर चुके हैं झारखंड से। मनीष से स्थिति जानेंगे, क्या कुछ स्थिति है इंडिया गठबंधन की और वहीं पे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि भाजपा किस तरीके से काम कर रही है। मनीष हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष बताइएगा, एक बार फिर से कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के अंदर संशय की स्थिति देखने को मिल रही है, कंफ्यूज सिचुएशन है, राजद कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार रही है। जेएमएम के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, सीपीआई के हवाले से भी बताइएगा क्या कुछ स्थिति है इंडिया ब्लॉक की। शिवपुर इंडिया ब्लॉक में जिस तरह से पहले से ही रसाकसी देखने को मिल रहा था और जो सीपीआई के कैंडिडेट थे उन्होंने घोषणा कर दिया कि वो अब अलायंस के हिस्सा नहीं रहेंगे, उसके बाद से ये स्पष्ट हो गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से चतरा सीट पर दोनों ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, ये से स्पष्ट हो गया कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। अंदरूनी कलह का शिकार इंडिया गठबंधन के लोग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना होगा। जिस तरह से कि लगातार जनता को, वोटर को मनाने का सिलसिला चल रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का सिलसिला चल रहा है, तो इसमें एनडीए कहीं ना कहीं सफल नजर आ रहा है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अपने रूठे जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके बागी हैं उन्हें मनाने की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है, वो मनाने निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ओर से जो परेशानी है वो बरकरार है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जिस तरह से खुलकर सामने आ गए, एक सीट पर दोनों गठबंधन के दोनों जो घटक दल हैं अपने प्रत्याशी यदि उतार रहे हैं, तो इसका संदेश कहीं न कहीं जनता के बीच में गलत जाएगा, क्योंकि एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम तीनों साथ हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे। सीपीआई ने तो अपना रास्ता अलग कर लिया है, बावजूद इसके कुछ सीट पर अगर देखेंगे तो अंदर स्टैंडिंग देखने को मिलता है। मान लें लेकिन मनीष अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो खबरें ये भी थी कि कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक थोड़ा सा स्ट्रांग है, क्योंकि तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने जेएमएम का दामन थामा था, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में ही कहीं ना कहीं अंतरकले नजर आ रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, जो रूठे हुए नेता है भाजपा से, उनको मनाने का प्रयास करिए। किस तरीके से समीकरण बन सकते हैं, क्या कुछ लगता है आपको? संगठनात्मक दृष्टि से यदि देखते हैं हम शिवपुर, तो एनडीए जो है वो मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि उनके जो घटक दल हैं वो समझते हैं और समझाने की जिम्मेवारी या क्या भूल हुई उसे सुधार करने की जिम्मेवारी एनडीए बड़ी तरीके से, अच्छी तरीके से निभाती है। तो अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की ओर से, तो यहाँ बोलते यानी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट होता है। ये लोग बोलते हैं कि हम एक हैं, एक होकर भाजपा को हराएंगे, परंतु अभी तक ये होता नहीं दिख रहा है। अंदर खाने से जो रिपोर्ट आ रही है या बाहर जो जनता के पास संदेश जा रहा है, इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ये सही संदेश नहीं है, क्योंकि जनता ये जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या दो भागों में बढ़ता हुआ यह चुनाव दिखेगा, यानी इंडिया और एनडीए। परंतु बीच बीच में जो खबरें आ रही इससे स्पष्ट पता चलता है कि रूठने और मनाने का दौर जारी है। ठीक है मनीष, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मनीष झा झारखंड के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर अब अगली खबर लखनऊ से है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। चिन्हट में कस्टडी में मोहित पांडे की मौत का मामला है। ये आपको बता दें कि मृतक की मां ने चिन्हट कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। मां तपेश्वरी देवी ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जो मृतक है उसकी मां ने चिन्हट कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई और आरोपियों और इंस्पेक्टर चिन्हट समेत पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। एफआईआर आप साफ तौर से देख सकते हैं, एफआईआर की कॉपी है। और साथ ही साथ बता दें कि एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस जो है वो जांच में जुट चुकी है, पुलिस द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया तारीख 26 है 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। जिसके बाद दूसरे को पकड़े उसको। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उमेश से जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। उमेश, बताइएगा
क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से पुलिस द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सिपोन, बिल्कुल राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में दो लोगों में आपसी विवाद हुआ। मोहित पांडे और आदेश, जो दोनों एक साथ काम करते थे, और 112 की सूचना उन लोगों ने दी। उसके बाद जो है पुलिस ने दोनों को थाने ले आई। हालांकि जो मोहित पांडे के परिजन है, उनका ये कहना है कि जो आदेश था उसको पुलिस ने छोड़ दिया और उसके प्रभाव में मोहित पांडे को थाने में प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि पूरे मामले को लेकर परिजनों ने बड़ी नाराजगी जताई, और जिस तरह से लोहिया जहां मेडिकल उसका पोस्टमार्टम हो रहा था, मेडिकल रिपोर्ट आनी थी, वहां पर परिजनों ने काफी देर तक वहां पर जाम की स्थिति पैदा कर दी। हालांकि तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो पहुंचे, उसके बाद समझाने बुझाने के बाद जो है जो मोहित पांडे, मृतक जो मोहित पांडे है, उसकी मां की तरफ से, तपेश्वरी देवी की तरफ से चिनहट कोतवाली में ही मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में जिससे मोहित पांडे का विवाद था, आदेश को मुलजिम बनाया गया है। साथ ही साथ आदेश के एक चाचा हैं, जो कहा जाता है कि उनकी ही पैरवी पे मोहित पांडे को प्रताड़ित किया गया, में उनको भी आरोपी बनाया गया। साथ ही साथ जो चिनहट के कोतवाल है अश्वनी चतुर्वेदी को भी मुलजिम बनाया गया है। यानी जो ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उमेश मिश्रा यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर मृतक की मां ने एफआईआर दर्ज करवा दी है और वहीं पर पुलिस द्वारा उस पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।